हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संसाधन। हम इस चैप्टर में जानेंगे कि संसाधन क्या होता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। तो एक छोटी सी स्टोरी से शुरू होता है। एक छोटी सी बातचीत है। दो बच्चे हैं, मोना और राजू, जो अपने घर की साफ सफाई करने में अपनी अम्मा की मदद कर रहे हैं। अब साफ सफाई करते करते उनको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें। इनमें से प्रत्येक उपयोगी है। हर चीज़ तो इसमें यूज़फुल है ना, सभी चीज़ का ये लोग उपयोग करते हैं। मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ये अम्मा ने कहा कि ये उपयोगी है हमारे लिए, इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये संसाधन है। तो अब प्रश्न किया गया, राजू ने अपनी अम्मा से किया, संसाधन क्या होता है, क्या है संसाधन? तो अम्मा ने कहा कि प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, वह संसाधन है। ऐसी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। ये तो आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा में। अब अगर आप अपने चारों ओर नज़र दौड़ाएंगे तो आप बहुत ईजिली आप ही पता लगा पाएंगे कि संसाधन क्या है। हमारे आसपास ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो हमारी लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। जैसे कि जब आपको प्यास लगती है तो प्यास को बुझाने के लिए पानी पीने की आवश्यकता होती है। अगर आपको प्यास लगी हो और आप सिर्फ पानी को सिर्फ देख रहे हो, तो क्या ऐसे में आपकी प्यास बुझ जाएगी? नहीं, आपको उसे पीना पड़ेगा, यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप अपने घर में जिस भी चीज़ का, जैसे कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ होगी जिसका भी आप उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए अगर आप रिक्शा का यूज़ करते हैं, स्कूटर, बाइक, इसका अगर उपयोग करते हैं, या फिर पाठ्य पुस्तक जिसका आप अध्ययन करने के लिए उपयोग करते हैं, है ना, बुक्स हो गई, कॉपीज़ वगैरह जिनका, पेंसिल, रबड़, ये सब जिनका आप यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, ये सभी क्या है? ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नया नाश्ता तैयार किया है। उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया है, वो भी क्या है? संसाधन। ठीक है, यानी कि स्कूल जाते हैं आप लोग, लंच बॉक्स लेकर जाते हैं, उसमें लंच बॉक्स में खाना होता है, तो वो जो आपके लिए जो बनाया गया है, जिस भी सब्जियों से, जिस भी चीज़ आपसे बनाया गया है, वो क्या है? आपके लिए एक संसाधन है आपका पेट भरने का। जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जियां और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? अब पूछा गया है कि जल, विद्युत, रिक्शा, ये जितनी भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, इन सब में एक जैसे कॉमन क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया गया है, वे इसीलिए क्या है? उपयोगी है। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। यानी कि जब जिस भी चीज़ का आप उपयोग कर रहे हैं, वो आपके लिए, वो पदार्थ, वो वस्तु आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, तो आप क्या बनाती है? प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। दूसरा प्रश्न, कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है हमारे लिए। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती है जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका उपयोग अथवा उपयोगिता उसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए, उसने पूछा, उस बच्चे ने, राजू ने, कि कोई भी जो वस्तु है वो संसाधन कैसे बनती है। तो अम्मा ने क्या जवाब दिया कि कोई भी वस्तु संसाधन उस समय बनती है जब उसका कोई मूल्य होता है, उसका कोई प्राइस होता है। ठीक है, यानी कि आप उस वस्तु की उपयोगिता, उसको मूल्य प्रदान करते हैं कि उस वस्तु की जो इम्पोर्टेंस है, उसकी जो उपयोगिता है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा है, उसी हिसाब से उसको मूल्य भी दिया जाता है। और सभी संसाधन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान होते हैं। मूल्य का अर्थ महत्व होता है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता।
उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। देखिए, अब जैसे कि आप कोई धातु है, तो कोई धातु जैसे सोना वगैरह ये सब हो गया, तो आप मूल्य देकर, पैसे देकर तब उसे खरीदते हैं ना, बहुत ज़्यादा मूल्यवान हो गया। वही कोई भूदृश्य हो गया, लैंडस्केप्स वगैरह हो गए, तो वो आर्थिक मूल्य नहीं है वो, लेकिन वो भी बहुत मूल्यवान है मनुष्य के लिए। कैसे? वो हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून देते हैं। कोई भी लैंडस्केप अगर हम उन्हें देखते हैं तो हमारे मन को बहुत ही ज़्यादा आराम आता है, वो हमें मन बहुत अच्छा हो जाता है। तो वो भी इस प्रकार से एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी की घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। देखिए, पेटेंट का क्या मतलब है? पेटेंट क्या होता है? तो इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। यानी कि पेटेंट का अर्थ ये हुआ कि कोई भी ऐसी वस्तु जब तक मूल्यवान नहीं बनती, जब तक कि उसका यूज़ अच्छे तरीके से ना किया जाए। तो ऐसे ही जैसे आपकी दादी माँ घरेलू नुस्खों का यूज़ करती थी, घर में कोई भी बड़े बुजुर्ग है जो घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो तब तक वो किसी व्यापार करने लायक नहीं होता जब तक हम उसका मेडिकल फॉर्म में कुछ फॉर्म भर के उसको हम आर्थिक रूप से उसको नया दर्जा ना दे दे, आर्थिक रूप का कोई दर्जा ना दे दे, है ना। जब फॉर्म वगैरह भर कर जब उसको भी रजिस्टर करा लेंगे, तब जाकर वो बहुत मूल्यवान होता है, तब जाके हमें उसका प्राइज़ मिलता है। तो इसी कहते हैं पेटेंट। इनकी किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना, नहीं किसी एक व्यक्ति का उसके ऊपर अधिकार होना। अर्थात कोई साइंटिस्ट है, ठीक है, अब उसने जिस पे रिसर्च किया तो उस पर तो सिर्फ उसी का अधिकार होगा ना, कि कोई और उससे उसकी कॉपी ना कर ले, तो वो उसके लिए रजिस्टर कराता है, ठीक है, इसे कहते हैं पेटेंट। आगे देखिए, समय और प्रौद्योगिकी को दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो समय और प्रौद्योगिकी है, ये दो महत्वपूर्ण कारक हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं ये, जो कि पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकता है। दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है? खुद मनुष्य जो स्वयं है, वो लोग खुद ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही है जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अंततः परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया है। अब देखिए, ये जो संसाधन एक तरह से कहा गया कि जो मनुष्य है, हम सब खुद भी तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है ना। हम लोग अपने देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए जो काम करते हैं, हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और वो आग की खोज करने से लेकर खाना पकाने तक की जो पद्धति है, इन सभी प्रक्रियाओं का आविष्कार किया गया। अगर इसका आविष्कार भी नहीं हुआ होता तो हम लोग भी ऐसे ही, जैसे पहले ज़माने के लोग जीते आ रहे थे, वैसे ही हम लोग भी जीते, है ना। देखिए, अब सही मायने में प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है? किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी है। इसे ही हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब देखते हैं संसाधनों के प्रकार। संसाधनों के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे।
सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया गया है। आपने पिछले क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा इन सब के बारे में। हम इसमें और भी आगे विस्तार से जानते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, हमारी नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। देखिए, ये प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं? जो भी प्रकृति से प्राप्त होते हैं और उसका हम संशोधन करते हैं। संशोधन में बिना उपयोग के लाए जाते हैं, यानी कि बिना उसको मॉडिफाई किए हुए, बिना उसको चेंज किए हुए हम अगर उस प्राकृतिक संसाधन का यूज़ करते हैं तो वही कहलाता है प्राकृतिक संसाधन। ठीक है। जैसे कि वायु है, अब वायु में हम कोई भी संशोधन नहीं करते, उसमें कोई भी हम ठीक व कुछ नहीं करते हैं, हम उससे हम डायरेक्ट हवा सांस लेते हैं, तो वो क्या हो गया? प्राकृतिक संसाधन। नदियों और झीलों का जो जल है वो अगर हम डायरेक्ट यूज़ करें तो वो भी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। पीने के लिए डायरेक्ट अगर यूज़ करें, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, इन सब के लिए करते हैं पानी का यूज़, है ना। और मृदा और खनिज वगैरह, इसका भी हम बिल्कुल सीधे तरीके से यूज़ करें तो वो भी प्राकृतिक संसाधन हो गए, इसको मॉडिफाई ना करें तो। और ये जो संसाधन है, इन संसाधनों से बहुत से प्राकृतिक जो है प्रकृति के निःशुल्क उपहार है। ये सभी बहुत सारे संसाधन हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, प्रकृति की देन है, निःशुल्क है, जो हमसे कोई भी पैसा वसूलती नहीं है और सीधे उपयोग में हम उसको कर सकते हैं। और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है जिसमें जो प्राकृतिक संसाधन है ना, प्राकृतिक संसाधन का सबसे अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए हमें कुछ औजारों की, कुछ प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ जाती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। प्राकृतिक जो संसाधन है इसको दो रूप में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? नवीकरणीय और अनवीकरणीय। तो अब हम जानेंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। तो हम पहले नवीकरणीय संसाधनों के बारे में जान लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। अब ये देखिए, जो नवीकरणीय संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन अर्थात कि एक बार उसका इस्तेमाल कर लिया गया है और फिर दोबारा बहुत शीघ्रता से हम उसको दोबारा से नया करके उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि सौर और पवन ऊर्जा हो गया, हम वायु से करते हैं ना, हम इसको तुरंत फिर से इसको बना सकते हैं। ठीक। अब आगे देखिए, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। जो जल है ये भी तो है नवीकरणीय, लेकिन ये असीमित नवीकरणीय संसाधन है। कैसे? जल जो है आपको मालूम है ख़त्म होता जा रहा है किस प्रकार से। फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। अब आपको मालूम है ये जो जल है ये भी क्या है? नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन फिर भी आज इसकी बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अब अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है, इनकी लिमिट है। ये जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिट में है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। कहने का अर्थात
कि ये जो अनवीकरणीय संसाधन है इसको दोबारा से बनाने में बहुत, जब अगर ये एक बार ख़त्म हो जाए दोबारा से इसको बनाने में बहुत लंबा समय लग जाता है, हज़ारों वर्ष लग जाते हैं इसको बनाने में, और ये मनुष्य के जीवन से भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लेता है। आगे देखिए, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इसके कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। अब पृथ्वी पर इन सभी जितने भी कारक हैं, ये जितने भी विभिन्न कारक हैं, इनका वितरण है वो असमान है, अलग अलग है। आइए इन पर ये कॉलम देखते हैं। संसाधन का भंडार। संसाधन का भंडार क्या है? ये उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है, यानी कि इसे स्टोर करके रखा जाता है किसी सामान को कि आगे हम बाद में उसका इस्तेमाल कर सके जब हमें इसकी ज़रूरत पड़े। आगे देखिए, मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? जो कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। वही देखिए, कोई भी पदार्थ, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ जब तक संसाधन नहीं बनता तब जब तक उसका जो मूल रूप है उसको हम बदल न दें। अब जैसे लोहा अयस्क है, ठीक है, आयरन ओर, ये तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक हम उसका जो रूप है वो हम चेंज करके उसका इस्तेमाल करना ना सीख ले, यानी कि उससे हम लोहा बनाना ना सीख ले। ठीक है, लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस किस में करते हैं? पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन और वाहन वगैरह बनाने में करते हैं। मानव निर्मित जो संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं, और ये सब जो क्या है, मानव जो मनुष्य बनाता है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। जो इंडस्ट्रीज वगैरह ये सब क्या है, जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी वगैरह है ये सब क्या है, ये भी तो एक मानव निर्मित संसाधन है जो मनुष्य ने बनाया है। इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आगे देखिए, मानव संसाधन अब क्या है? मानव संसाधन किसे कहते हैं? हमने तो अभी जाना कि मानव निर्मित संसाधन क्या है। अब मानव संसाधन क्या है? जो खुद मनुष्य ही एक संसाधन है। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। यानी कि जो मनुष्य है वो किसी चीज़ का निर्माण कब कर सकता है? तब कर सकता है जब उसके पास ज्ञान हो, कौशल हो, तो उसे समझने की क्षमता हो, शक्ति हो, और प्रौद्योगिकी उसके पास उपलब्ध हो, टेक्नोलॉजी हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब मान लीजिए कि अगर हमारे देश में शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम और जो स्वास्थ्य, हेल्थ, ये सब जो है अगर नहीं होगी, इन सब की सुविधाएं नहीं होंगी, तो ये देश जितना नीचे है वो और नीचे चला जाएगा, है ना। ये आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता अगर ये सब यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम जो अगर ये अच्छा नहीं होगा। ठीक, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों की कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। अब देखिए, मानव संसाधन विकास क्या कहलाता है? जो भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, उन संसाधनों में उनके जैसे मनुष्य के कौशल में सुधार करना, उनकी जो स्किल्स हैं उनको और ज़्यादा डेवलप करना, उसको कहते हैं हम मानव संसाधन विकास।
अब आइए जानते हैं संसाधन संरक्षण, यानी कि संसाधन को किस तरह से हम सिक्योर कर सकते हैं, उनका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, उनको कंजर्व कैसे करें हम। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहाँ पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। ये देखिए, ये लड़की सो रही है, ये ऐसे ही स्वप्न देख रही है, इसकी स्वप्न के बारे में बताया जा रहा है। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपने के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा क्या यह सच हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं। यानी कि जो नवीकरणीय संसाधन है, यानी कि जो नए नए संसाधन हैं जिनको हम दोबारा बना सकते हैं, ठीक है, तुरंत जल्दी ही, अगर हम उनके प्रति सतर्क नहीं रहेंगे, उनका हम बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल लिक्विड वे फॉर्म में को यूज़ करते हैं, यानी कि बेधड़क हम उसका इस्तेमाल करते हैं बिना सोचे समझे, तो आगे आने वाले टाइम में क्या होगा, वो हमें बहुत कम हो जाएगा और यहाँ तक कि ख़त्म भी हो सकता है। जैसे कि अब पानी को ले लीजिए, पानी क्या हो रहा है, हमारी जो धरती पर, हमारी अर्थ पर पानी की कमी होती जा रही है ना। और अनवीकरणीय संसाधन निश्चय ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी कि जितने भी संसाधन हैं उसका हम बहुत ही ज़्यादा केयरफुली हम उसका यूज़ करें और उसको दोबारा से बनने में थोड़ा टाइम दें उसको। ऐसा ना कि उसका यूज़ कर लिया, फेंक दिया, अब ये पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा, दोबारा से ठीक छोड़ दो, फेंक दो, इसको हटाओ, ऐसे नहीं, उसको हमें टाइम देना चाहिए। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। देखिए, अब सतत पोषणीय विकास क्या है, आइए ज़रा इसको हम समझ लेते हैं। संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहे। सतत पोषणीय विकास उसे कहते हैं बेटा कि संसाधनों का जो हम उपयोग करते हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका इस्तेमाल करें ताकि सिर्फ जो वर्तमान पीढ़ी है, यानी कि जो हमारे टाइम की जो पीढ़ी है अभी की, सिर्फ वही इसका यूज़ ना करें, आगे आने वाली जो जनरेशन, आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इसका लाभ उठा सके। इसे ही कहते हैं हम सतत पोषणीय विकास। संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। यानी कि अगर हर व्यक्ति कम से कम इस्तेमाल करे इन वस्तुओं का और उनको हम टाइम दे पुनः चक्रण का, और जो यूज़ की हुई चीज़ को हम दोबारा से यूज़ करें, तो इसमें हम सबका योगदान हो सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आप लोग कॉपीज़ यूज़ करते हैं सफ़ेद पन्नों वाले, चाहिए आपको कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, बिल्कुल वाइट पेज वाला चाहिए जिस पे हैंड राइटिंग अच्छी हो, है ना। फिर उसके बाद उस कॉपी, जब वो कॉपी भर जाती है आप उसे कबाड़ में फेंक देते हो, फिर वहाँ से वो रिसाइकल होकर फिर वो दुकान पर आती है। जो रिसाइकल वाली कॉपीज़ होती हैं वो ब्लैक पेज, उसकी हल्की हल्की ब्लैक पेजेस होती हैं, ठीक है। तो बच्चे वो ज़्यादातर यूज़ करना पसंद नहीं करते, कहते बहुत काली पन्ने हैं इसके, इस पर काम ढंग से नहीं होगा, तो फिर वो कौन यूज़ करेगा। फिर ऐसे तो ये कॉपी के पन्ने मालूम है किससे बनते हैं, पेड़ पौधों से बनते हैं। अगर हम उसका दोबारा से यूज़ नहीं करते, जो वो रिसाइकल होकर आता है, तो ऐसे हम अपने प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। यानी कि जो चीज़ें यूज़फुल नहीं हैं उन सब से उन्होंने यूज़ करने की चीज़ें बनाई। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से
कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत ही अच्छा कार्य है। जेस्सी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज़ व्यर्थ ना हो। अब बच्चे क्या करते हो, बस कप में हल्का सा कुछ गलत हुआ, पेज फाड़ के फेंक दिया, है ना। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए, इससे हमारी प्रकृति को ही नुकसान पहुंचता है। उसने स्पष्ट किया, कागज़ बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ ना हो। अब कहीं आप लोग बाहर जाते हैं तो कई बच्चे क्या करते हैं कि घर की लाइट्स वगैरह, फ़ैन, ये सब ऑफ़ करना ही भूल जाते हैं, ऑफ़ करते ही नहीं और ऐसे बाहर निकल जाते हैं। तो हम विद्युत भी व्यर्थ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हैं। मुस्तफ़ा ने ज़ोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। जो विद्युत जल है वो हमें विद्युत जो किससे मिलती है, जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। अर्थात अब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो किससे मिलती है, वाटर से मिलता है, हमें पानी से। और हम बच्चे क्या करते हैं, पानी को हम लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। कैसे, हमें प्यास अगर आधे गिलास की होती है तो बच्चे लेते हैं 1 गिलास, आधा गिलास तो गया, उसे फिर फेंक देते हैं। और दूसरा कि कई बच्चे शॉवर से नहाते हैं तो उससे भी क्या होता है, पानी ज़्यादा वेस्ट होता है ना। हमें बाल्टी में लेकर मग से नहाना चाहिए। और कईयों के पास गाड़ियाँ हैं तो पाइप लगाकर तब वो गाड़ियों को वॉश करते हैं। कपड़ा गीला करके हम उसको अच्छे से तब भी गाड़ी को धो सकते हैं, है ना। इससे पानी की बचत होगी। आगे देखिए, जल की एक एक बूंद मूल्यवान है, आशा ने कहा। बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू और उनके मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करना चाहेंगे? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब हमारे पृथ्वी पर जितने भी लोग निवास करते हैं उन सभी का भविष्य किनसे जुड़ा है? हमारे जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे परितंत्र हैं, इन सब से ये जुड़ा हुआ है। अब यह सुनिश्चित करना हमारे कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणीय है। ठीक है, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि जितने भी नवीकरणीय संसाधन हैं उसका उपयोग हम सतत पोषणीय तरीके से करें, अर्थात ऐसे इस्तेमाल करें जो आगे आने वाले भविष्य को भी, जो पीढ़ी आगे आने वाली, वो भी इसका इस्तेमाल कर सके। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवन, जो लाइफ है उसको हम संरक्षित करें। एनिमल्स वगैरह, प्लांट्स वगैरह, इन सबको हम संरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए, और जितने भी प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र है उन सबको हम कम से कम हानि पहुंचाएं। ठीक है, अब ज़रा आगे हम इसको पढ़ते हैं कि सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत क्या है, वो जान लेते हैं। देखिए क्या है सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, यानी कि जीवन, जिस भी तरह के जीवन है सबका हमें आदर करना चाहिए, उन सबकी हमें देखभाल, चाहे वह प्रकृति से हो या फिर मनुष्य से रिलेट हो। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, अर्थात जो मानव के कौशल को, उनके विकास, उनके जो भी उनके स्किल्स हैं उन सबको हमें बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, उनकी गुणवत्ता को। पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, जो पृथ्वी पे जितनी भी लाइफ पॉसिबल है, जितने भी जीव रहते हैं उन सब की शक्तियों और उनकी विविधता का संरक्षण करना चाहिए हमें। प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना चाहिए। जो प्रकृति को हम लोग जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, वो हमें बहुत कम करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, और जो हमारा पर्यावरण है उसके प्रति जो मनुष्य की सोच है, उनका जो व्यवहार है, उस सबको हमें चेंज करना होगा। और लास्ट है, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, यानी कि मनुष्य के जितने भी समुदाय हैं सबको अपने अपने पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश होता है।
अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय एवरीवन।